ओके गाइस, चलो देखो। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इस टॉपिक से रिलेटेड हमें 3 सब टॉपिक्स देखना है और बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस आपने देखा था लास्ट टाइम। उसमें क्या होता था, जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है, जिस चार्ज की वजह से हो रही है, वो चार्ज की पोजीशन आपको स्पेसिफाई की जाती थी। एक तो क्या होता था, पूरा मैदान खाली हुआ करता था, कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं है। या फिर क्या हुआ करता था कि उसमें एक चार्ज देते थे आपको, ये देखो ये चार्ज है, फिलहाल ये यहां पर लाया, यहां पे लाके रखा पहला चार्ज। इसको लाके रखने में मेरे को कोई मेहनत करना पड़ा नहीं। अब जब मैं दूसरा चार्ज इंफिनिटी से लाके यहां रखूंगा, ये चार्ज मुझे क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। ये चार्ज मुझे रिपेल करेगा, तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वर्क करके, मेहनत करके, एनर्जी खर्च करके यहां लाके उसे रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस में जो एनर्जी खर्च होती थी उसको हम लोग कहते थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। यहां क्या होता था, इस चार्ज का या फिर जो इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ये इस चार्ज की वजह से होती थी। तो इस चार्ज की जगह, पोजीशन, सब कुछ हमको मालूमात होती थी। इस चार्ज की वैल्यू क्या है, कहां रखा गया है, ये सब मालूमात होती थी। मगर अब क्या होगा, एक चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा जाएगा बाहर की, वो चार्ज कहां है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो चार्ज कहां है उसकी कोई मालूमात नहीं रहेगी। सिर्फ इतना मालूम रहेगा कि जिस जगह पे मैंने लाके रखा है वहां का पोटेंशियल इतना इतना है। जैसे मिसाल के तौर पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज। मैं एक सिस्टम इमेजिन करता हूं, ओके। ये सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। और मैंने क्या कहा कि देखो भाई, इमेजिन करके चलो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली फैली हुई है। जैसे कि मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से, किस चार्ज ने पैदा किया, वो चार्ज कहां है, वो उसकी मालूमात नहीं है। तो बस मालूम क्या है कि मुझे ये मालूम है कि अगर मैं किसी चार्ज को इस पॉइंट P पे लाके रखूंगा, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है, तो इस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑफ R है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑफ R। यानी अगर तुम 1 कूलम का चार्ज यहां लाके रखते हो, कितने का बेटा, 1 कूलम का चार्ज यहां लाके रखोगे, तो इस प्रोसेस में वर्क डन इतना इतना होगा। तो मुझे ये बात मालूम है, V ऑफ R मालूम है। अब करना क्या है बेटा मुझे यहां पे, कि मैं एक सिंगल चार्ज को लेकर आऊंगा। मान लो ये है मेरे पास एक सिंगल चार्ज जिसकी वैल्यू है Q। फिलहाल वो कहां है, इंफिनिटी पे, और यहां से उठा के मुझे इसको यहां लाके रखना है। और इस प्रोसेस में मेरा वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, मैं कहूंगा Q मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्ज। और यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा ठीक है, माना यही क्या होता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मान के चलो 0। बोले 0 कैसे क्या हुआ, अरे भैया आप इंफिनिटी पे थे ना, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है। ओके, गॉट दैट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी Q इंटू V ऑफ R। या फिर मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, या इस पोजीशन पे, वेक्टर R पोजीशन पे, इट विल बी Q इंटू V ऑफ R। तो इस फॉर्मूले से आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। आप सिंपली क्या करते हैं, उस जगह का पोटेंशियल लेते हैं जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और जो चार्ज को आप लाके रख रहे हैं उस चार्ज से उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आई है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो चार्ज कहां है, क्या हालत में, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। अब ऐसे ही मान लो
कि जैसे कि चलो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। अब अगर मैं यही मामला स्टडी करना चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, मतलब कैसा? अब इमेजिन करो फिर से आपके पास एक स्पेस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और यहां पर किसी अननोन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है। अननोन चार्ज कौन है, क्या है, कहां पर है चार्ज, कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इतनी है, ठीक है। अब देखो इमेजिन करो, मैंने एक चार्ज Q1 मैंने यहां से उठा के यहां लाके रखा, तो यहां पे लाके रखा मैं, ये पोजीशन वेक्टर R1 है, ये पॉइंट P1 है, और एक Q1 चार्ज को मैंने यहां पे लाके रखा, इस जगह पे लाके रखा। तो जब एक Q1 चार्ज को मैं यहां पे लाके रखूंगा तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज, है ना, Q1 चार्ज क्या रहेगा? तो मैं बोलूंगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज, वो रहेगा Q1 इंटू वी ऑफ R1, है ना, Q1 इंटू वी ऑफ R1। इस चार्ज की वैल्यू जो तुमने लेकर आए हैं और जिस जगह तुमने इसको लाके रखा है उस जगह का पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दिया। ओके चलो ठीक है, आ गया। अभी एक ही चार्ज लेकर आए थे तुम, अब क्या करो, दूसरा चार्ज भी लेके आ जाओ। अब मैं दूसरा चार्ज लाके रख रहा हूं, अब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूं, मुझे वर्क करना पड़ रहा है, और किसी तरह से उस चार्ज को मैंने यहां पे लाके रखा। ये पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2, ये है पॉइंट P2, और Q2 चार्ज को यहां पे लाके रखा। अब जब ये दूसरा चार्ज मैं यहां पर लाके रखूंगा तो मुझे यहां मेहनत करना पड़ेगी, है ना। क्यों मेहनत करना पड़ेगी? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी अननोन चार्ज की वजह से है वो मुझे रिपेल करेगा, और मैं जबरदस्ती फिर भी इसको यहां लाके रखूंगा। मैं कहूंगा जिस जगह तुमने लाके रखे ना उस जगह पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है V ऑफ R2। तो बताओ इसको यहां पे लाके रखने के लिए वर्क कितना करना पड़ा? आप कहेंगे Q2 इंटू वी ऑफ R2। आप सोच ही रहे होंगे कि मामला खत्म हो गया, शांत हो गया, मगर नहीं हुआ, क्योंकि जब चार्ज Q2 को आपको लाके रख रहे थे तो इसने जरूर मेहनत करने लगाया आपको, मगर Q1 भी तो है वहां बैठा हो, वो भी तुमको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो नेट वर्क डन हो जा रहा, नेट वर्क डन हो जाएगा फिर ये। तो अब जब मैं दूसरा चार्ज ला के रखा था तो मुझे क्या करना पड़ा, इसके अगेंस्ट भी मेहनत करना पड़ी, और उसके लिए फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, और जहां पर R12 क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये मेरे पास हो गया नेट वर्क डन का फॉर्मूला, जो कि असल में क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो मैं कहूंगा भैया ये कुछ और नहीं, बस पोटेंशियल एनर्जी ही है जो बता रही है कि एक चार्ज को, दो चार्ज को इंफिनिटी से यहां लाके असेंबल करने के लिए कुल मिला के कितना वर्क डन करना पड़ा। आई बात समझ में? तो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की वजह से टोटल जो वर्क डन है उस दोनों का फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है ना। चलो पढ़ लो आप नोट्स में से। अब आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल को इस तरह से अरेंज करके रखा गया है। डायपोल लेंथ हमेशा की तरह ट्वाइस है, या माइनस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल जो डायपोल है एट एंगल थीटा यहाँ पर है, और देखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे इसको, और अगर मैंने इसको रख के छोड़ दिया ऐसा तो क्या होगा, ये डायपोल ऐसा हो जाएगा, है ना। आपका नेगेटिव चार्ज उधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो एक आपके जो टॉर्क है जो इसको लगातार लग रहा है, टॉर्क इट कैन बी गिवन एज PE sin थीटा। जो लगातार उसको टॉर्क है जो उसको रोटेट कर रहा है, इट कैन बी गिवन एज PE sin थीटा। जब यहाँ पर आप रखते छोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसा रोटेट कर देता, तो भैया आपको क्या जो टॉर्क रहेगा वो क्या रहेगा, PE sin थीटा। ये आपने पढ़ चुके हैं, इससे प्रीवियस वाला जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो डायपोल वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे उसमें आया था ये, है ना। PE sin थीटा, या फिर उसको आपने ऐसा लिखा था वेक्टर P क्रॉस वेक्टर, ये आपने इसमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। ओके, वेक्टर फॉर्म में अगर लेंगे तो अपन, अगर वेक्टर फॉर्म में लिए तो, है ना, ऐसा।
अब ऐसा है कि मैं एक बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि ये जो आपका डायपोल है वो ऐसा मेंटेन रहे, इसका नेगेटिव चार्ज इधर रहे और पॉजिटिव चार्ज इधर रहे। अगर मैं उसको ऐसा ले जाऊंगा तो ये वापस खुद से इधर आ जाएगा। मतलब मुझे इसे रोटेट करना है, अगर ऐसा रोटेट करके किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट करना है उसको, अगर तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो बस वही एनर्जी वो पूछ रहा है कितना रहेगा, जरा पता लगाओ। तो मान लो फिलहाल शुरू में ये जो डायपोल है एक सर्टेन एंगल थीटा 0 पे है ऑलरेडी। वो कहां पर है? थीटा 0 पे है। और मुझे क्या करना है, उस डायपोल को इस थीटा 0 वाले एंगल से हटाकर इस थीटा वाले एंगल पे ले जाना है, थीटा वाले एंगल पे ले जाना है। तो इस प्रोसेस में मेरा वर्क डन कितना रहेगा? तो मैं कहूंगा इस प्रोसेस में तुम्हारा वर्क डन वो रहेगा इंटीग्रेशन टॉ इंटू डी थीटा, थीटा 0 टू थीटा, टॉक इंटू डी थीटा, थीटा 0 टू डी थीटा, है ना, थीटा। ओके, चलो माना कि इस प्रोसेस में जो मेरा वर्क डन रहेगा ये फॉर्मूले से रहेगा। बोले सर ये कहां से आया? बेटा आप याद करो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर, है ना, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स, ये लीनियर मोशन के लिए था। फोर्स की जगह रोटेशनल मोशन में कौन होता? टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क डन होगा डी डब्ल्यू। तो थीटा से 0 से थीटा तक उसको ले जाने के लिए वर्क डन क्या होगा, पूरा इंटीग्रेशन करके हमने निकाला। टॉर्क का फॉर्मूला डालूंगा मैं, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पीई कॉस थीटा। लिमिट्स आ जाएंगे थीटा 0 टू थीटा, लिमिट्स डालो, माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा 0, माइनस साइन को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा पीई कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये हो जा रहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। थीटा 1 मतलब इनिशियल एंगल और थीटा 2 मतलब फाइनल एंगल। तो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल ले जाने पे जो आपको वर्क डन करना पड़ा वो है। अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यही तो हमारा क्या होता है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है ना, यही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं कहूंगा ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हाँ यही आपका है पीई, आपका कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब अगर सपोज करो मैं थीटा 0 को 0 डिग्री ले लेता हूं और थीटा को सिर्फ थीटा लेता हूं, थीटा को सिर्फ थीटा लूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा डायपोल इस तरह से रहता है और ये स्टेबल पोजीशन पे रहता है, स्टेबल पोजीशन है। इसको मैं यहां से हटा के अगर यहां ला रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर एंगल में, तो इस प्रोसेस में मेरा वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी पीई कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1, मतलब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? पीई 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आया समझ में? पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, गॉट दैट। अब अगर सपोज करो थीटा इक्वल्स टू 0 90 डिग्री रहा, इनिशियल एंगल आपका 90 डिग्री है, बाद में मैं इसका एंगल थीटा सेट कर देता हूं, वहां से 90 डिग्री से इसको थीटा पे सेट कर देता हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? वो आ जाएगा पीई कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा, है ना, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा।
और यही हमारा फॉर्मूला काहे के लिए बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए, माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। तो आपने कहां से कहां लाया बेटा इसको, 90 डिग्री से थीटा वाली पोजीशन पे लाए। तो इसको क्या कहा गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये है। अच्छा एक बात बता, अगर मैं 90 डिग्री से घुमा के वापस 90 पे लाता, 90 पे है ना, घुमा के वापस 90 पे लाता, अब क्या वर्क डन होता, जीरो, है ना। इस प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाता, मेरा जीरो हो जाता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ऐसा है कि 90 डिग्री वाली जो पोजीशन है उसे माना गया है जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन। यहां पर माना यह जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपसे आपकी कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। और कैसा होता है ना कि हम लोग स्टार्टिंग वहां से करते हैं कि हर जीरो से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं, है ना। ओरिजिन हमारा जीरो होता है, हम लोग हर चीज जीरो से कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे ही अगर मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिर्फ, उसके लिए फॉर्मूला बनता है माइनस पीई कॉस थीटा। इसमें यह मान के चला जाता है, ये मान के चला जाता है कि ये जो पहले था ना, पहले जो था वो 90 डिग्री की पोजीशन पे था, है ना, और उससे हटाए तुमने कहीं और पोजीशन पे। जैसे कि मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी पता लगाओ एट 60 डिग्री, एट 60 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, cos 60 1 डाल दूंगा, cos 60 1/2 होता है, तो माइनस 1/2 ऑफ पीई करके आंसर आएगा। तो इसको सीन ऐसा समझो, ये असल में हुआ क्या, ऐसा सीन है कि ये पहले जो डायपोल था वो 90 डिग्री की पोजीशन पे था, वहां से घुमा के तुमने उसको कितना करे, 60 डिग्री के। इस प्रोसेस में जो तुम्हारे को वर्क करना पड़ा उसे कहा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई बात समझ में आपको, ठीक है। अब कुछ बातें जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है और वर्क डन से भी रिलेटेड है, हमें वो देखना है, कुछ कंपैरिजंस हैं। देखो, अगर मैं देखूं, कुछ कंपैरिजंस करना है हमको यहां पे। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ओके, और आपका डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल, वो भी इसी डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 0 डिग्री है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डायपोल आपका इस डायरेक्शन में, तो यहां थीटा की वैल्यू, यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डायपोल इस डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू यहां पे हुई 180 डिग्री। अब देखो बेटा, इस पोजीशन को, जो पहली वाली आपको पोजीशन नजर आ रही है, इसको नाम दिया गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे नाम दिया गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, और इसे नाम दिया गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे यहां नाम दिया गया नो इक्विलिब्रियम। यहां कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं, यहां इक्विलिब्रियम है ही नहीं। कुछ याद आया, इससे पहले भी ऐसी कुछ चीज पढ़े थे आपने, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कहां पढ़े थे, वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके याद होगा, मैंने उसी वक्त कहा था कि वो कॉन्सेप्ट दोबारा आने वाला है यहां पे, वही चीज यहां पर आ रही, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि भैया यहां पर ये स्टेबल पोजीशन पे और इक्विलिब्रियम में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आ रही, मतलब यह हुआ कि वहां कोई अननोन पॉजिटिव चार्जेस है, यहां कोई अननोन नेगेटिव चार्जेस है। ये डायपोल है, ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्टेड रहेगा, और ये इधर रहेगा आराम से, शांति से बैठा, कोई धक्का नहीं दे रहा, मैं आराम से शांति से बैठा हुआ है, कहीं भी घूम रहा गया नहीं, अपनी जगह पे है, मतलब इक्विलिब्रियम में।
मैं इसको हल्का सा ऐसा पुश करूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये वापस उसी जगह पे आ जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और अब अगर देखो यहां पे ये वाला पोजीशन पकड़ो, पॉजिटिव उसके सामने पॉजिटिव, निगेटिव उसके सामने निगेटिव, ये एकदम ऐसा बराबर ऐसा है फोर्स लगा हुआ। मैं बोलूंगा अभी कैसा है? शांति से अपनी जगह बैठा हुआ है, कहीं मूव हो रहा, कहीं रोटेट हो रहा, क्या? नहीं, कहीं पे भी रोटेट नहीं हो रहा, ये इक्विलिब्रियम में है। मगर मैंने इसको हल्का सा धक्का दिया अगर, है ना, थोड़ा सा ऊपर करा ऐसा, तो क्या होगा? पलट जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। मतलब वो इक्विलिब्रियम में तो था, मगर उसने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा क्या? मेंटेन किया क्या? बहुत जल्दी क्या हो गया? पलट गया। इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहा जाता है बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में आपको, है ना। तो भैया वही बात हो रही है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं कहूं कि देखो पोटेंशियल एनर्जी नापने का मेरे पास फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी नापने का मेरे पास है, किसी भी पोजीशन पे अगर मुझे निकालना है तो है माइनस पीई कॉस थीटा। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फिर? तो आप बोलेंगे माइनस पीई कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है? 1। अच्छा, यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो ये तो जीरो हो जाएगी। अच्छा, यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो माइनस पीई कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 खुद क्या होता है? -1। माइनस पीई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस पी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और ये पोटेंशियल एनर्जी की सबसे मिनिमम वैल्यू है ना। अब आप सोचेंगे नहीं नहीं सर, जीरो सबसे मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। नहीं, जीरो अगर मिनिमम वैल्यू तब होता जब पोटेंशियल एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी होता। ये स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शाहिद, मेरे पास 100 करोड़ की जायदाद है ना, मैक्सिमम। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, 0 पे कुछ नहीं। अब फरहान 100 करोड़ कर्जे में है, तो तुम अपने आप को मिनिमम मान के चल सकते क्या? भाई कम से कम मेरे पे कर्जा तो नहीं है कि नहीं? ये तो माइनस में चला गया, वही ना, इसीलिए। तो भैया इसी वजह से हम लोग कहेंगे ये मैक्सिमम में और ये मिनिमम में, ये निगेटिव में चला गया, क्योंकि आई बात समझ में आपको। अगर आप इस पोजीशन पे है तो आपका टॉर्क क्या रहेगा? वो भी मिनिमम रहेगा, 0। इस पोजीशन पे टॉर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम लगता है, दैट इज पीई, और इस पोजीशन पे भी टॉर्क आपका क्या होता है? मिनिमम होता है, क्योंकि साइन 180 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, ओके। अगर सपोज करो कहां से कहां उठा के लाना है भैया? हाँ, वन माइनस, हाँ देखो बेटा, अगर मान के ये चलो कि डायपोल पहले ऐसा था, एंगल कितना था इसका? 0 डिग्री। इसको घुमा के मैं वापस इसी तरफ लाके रख रहा हूं, तो इस प्रोसेस में मेरा वर्क डन क्या रहेगा? है ना, ये वाली सिचुएशन कहां गए रहे हो? पहले 0 डिग्री था, ये वाला, हाँ, ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करो। पहले डायपोल कहां था? 0 पे, घुमा के आप वापस वहीं रख रहे हैं, तो इस प्रोसेस में वर्क डन क्या रहेगा? तो आप कहेंगे देखो तुम घुमा के वापस वहीं रख रहे हो, तो वो 1 माइनस कॉस ऑफ फिर से 0 हो जाएगा, या 360 डिग्री पकड़ लो, 360 डिग्री, और कॉस ऑफ 360 डिग्री क्या होता है? 1 इंच होता है। तो भैया वो पीई इज इक्वल टू फिर वो 1 माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा? 0। तो भैया इस पोजीशन पे लाके रखने के लिए, है ना, मैं यहां मुझे लिखना चाहिए कि इफ थीटा 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? आपका 0 होगा। मगर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, अगर थीटा 0 यानी इज इक्वल टू 0 डिग्री था, तो यहां से यहां लाके रखने में वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? तो मैं बोलूंगा ठीक है, पीई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब तुम यहां से 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जा रहे हो, यानी 1 माइनस कॉस ऑफ 90, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी हाउ मच? पीई। अच्छा ठीक है, अब अगर मुझे यहां से डायपोल को ऐसा ला देने का है, पहला वाला एंगल तो 0 डिग्री था, बाद वाला क्या हो गया? 180 डिग्री। तो भैया देख क्या होगा यहाँ पर? कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 क्या होता है? -1, 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2। तो इस सिचुएशन में भैया अगर मान लो कि पहला तुम्हारा एंगल 0 डिग्री था,
फिर बाद में तुमने इसको 180 करे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ पीई। तो ये कुछ कंसिडरेशंस थे आपके वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क थॉर्क के बारे में। ये कंपैरिजन था डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ लो आप। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, टू ऑपोजिट चार्जेस 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम व्हेन प्लेस्ड 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर अवे, सेंटीमीटर ही है ना, ओके। तो अगर मैं देखूंगा मेरे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड मौजूद है 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, डायपोल लेंथ जो है 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, और उसे रखा गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में विच इज 4 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, P इंटू ई। देखो कैलकुलेट करके क्या होता, कैलकुलेट करके बताओ क्या आता आंसर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है आपका Q इंटू ट्वाइस एल करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 इंटू 10⁻12, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 10⁻12, 4 इंटू 10⁻8, 32 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर, 32 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर। ये दो जगह आ रहा, मगर लास्ट आ रहा द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एंड द वर्क डन इन इट रोटेटिंग थ्रू मैक्सिमम 180 डिग्री। अभी अभी हम लोग ने देखा 180 डिग्री में उसको रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन होता है। तो वर्क डन इन वो होता है ट्वाइस पीई। याद है पहले अपन उसको मान के चल रहे कि वो 0 डिग्री के एंगल पे था, फिर वापस उसको 180 डिग्री में अगर आप रोटेट करें तो ट्वाइस पीई, वो हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻4 जूल। तो भाई ठीक है, ये आपका लास्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देन, पहले थर्ड वाला लो, बाद में करेंगे सेकंड वाला। एन इलेक्ट्रिक डायपोल consists of two opposite charges each of magnitude 1 microcoulomb separated by 2 centimeter। चुपचाप उसे ध्यान दे रहा है, हंसका मत, सबर का इंतहा मत लिया। द डायपोल is placed in an external electric field of 10 raised to power 5 Newton per coulomb. First off, find work done by external agent will have by external will find work done by external energy will have to do it turning through 180 degree
starting from theta equals to 0 degree. चलिए, चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया है 1 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 कुलम. डायपोल लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है. तो देखो, इससे तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा. Q इंटू 2SL करोगे आप तो 2 इंटू 10⁻⁻8 आपका कुलम मीटर डायपोल मोमेंट आ गया. और आप कहेंगे कि भाई फाइंड आउट, और अब मुझे क्या करना है, उसको सिंपली 0 से 180 पे रोटेट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करने के लिए कहा है. दैट्स वेरी वेरी सिंपल. तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ PE. तो 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻8. E कितना है बेटा अपने पास? 10⁻5. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻3 जूल्स. ये आपका आंसर रहेगा. आसान क्वेश्चन है ये भी. उसके बाद वाला तुमने कर लेना, फोर्थ वाला. सेम लेवल पे है, सेम तरह से है. उसमें डायपोल वही थीटा 1 इक्वल टू 0 to 90 करना है. PE आएगा सिर्फ. मैं बढ़ता हूं फिफ्थ वाले पे. So a question coming from NCERT. A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10⁻⁻29 coulomb meter. Full stop. A mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electric field of magnitude 10⁻6 volt per meter. First off, the direction of the field is suddenly changed by 60 degree. Estimate the heat released by the substance, heat released by the
substance in aligning its dipole along the new direction of the field. Full stop. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. देखो इधर एक मॉलिक्यूल है किसी एक सब्सटेंस का, उसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो किसी मॉलिक्यूल का परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है (10⁻⁻29 कूलम मीटर है। उसमें से 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस मतलब कितने 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऐसे, और वो लो टेम्परेचर पे बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर अच्छा पोलराइज किया गया। तो देखो क्या होता है, एक सब्सटेंस में अगर मैं देखूंगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और हर एक मॉलिक्यूल का क्या होता है डायपोल अलग अलग डायरेक्शन में बिखरा हुआ होता है। जैसे एक ये सब्सटेंस है वो सैंपल, मैं कहूंगा एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इधर है, किसी का 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 इधर है, कुछ अलग अलग डायरेक्शन में है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। अब जैसे ही तुमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किए, ये सब पोलराइजेशन हो जाता है इनका, मतलब ये सब के सब अपना डायरेक्शन चेंज करके इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। कैसे? इस तरह से। तो ये सब के सब डायपोल, इसने कहा ना कि आप अज्यूम करो सिंप्लिसिटी के लिए 100% पोलराइजेशन हुआ, सब के सब इस तरह से अलाइन हो गए, एक लाइन में आ गए डायपोल। ओके चलो ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर डायपोल सब के सब एक लाइन में आ गए। अब आपने इसने आगे क्या किया कहा है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज टू बाय 60 डिग्री। अचानक से आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिए और ये इस तरह से कर दिए, मतलब पुराना वाला जो डायरेक्शन था उससे अब ये एंगल कितने का बदल गया, 60 डिग्री से बदल गया, मतलब आप 0 से 60 पे आ गए। तो वो कह रहा है एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डायपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब क्या करेंगे, ये जो डायपोल है अपने आप को इस जगह लाने के लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे। जो वो वर्क करेंगे उसमें कितनी हीट रिलीज होगी वो पता लगाओ। वर्क जो होगा पूरे डायपोल का मिला के वही हीट रिलीज होगा, तो वो कितना होगा, देखो बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। देखो मैं बोलूंगा सबसे पहले वर्क डन बाय अ सिंगल डायपोल, तो वो आएगा पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो पीई पी कितना बेटा अपना 10⁻⁻29 10⁻6 1 माइनस कितना अपना अलाइन किया आपने एंगल से 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो कितना होता है कॉस ऑफ 60 1/2। ठीक है, 1 माइनस 1/2 विल बी हाउ मच 1/2, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻23। तो ये हुआ एक डायपोल को अलाइन करने के लिए वर्क, कि एक डायपोल जब आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर मोड़े तो एक डायपोल अपने आप को इस तरफ अलाइन करने के लिए कितनी एनर्जी निकालेगा। ऐसे इसमें कितने डायपोल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल का ये है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर उसके बराबर रहेंगे। तो भाई मैं बोलूंगा नेट वर्क डन क्या हो जाएगा 6.023
इंटू 10⁻23 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻23। ये कटा, ये कटा, डिवाइड कर बेटा। 6.023 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 3.0125 जूल। तो ये आपका नेट वर्क डन हो जाएगा, है ना, इस तरह से। ओके, दिस इज द नेट वर्क डन। लिख लो। Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges, -2 microcoulomb and 4 microcoulomb, with no external field, placed at -8 centimeter and +8 centimeter respectively. अगर मैं इतने हिस्से पे फोकस करूंगा, ये एक अलग क्वेश्चन है, और नीचे का हिस्सा एक अलग क्वेश्चन है। तो मैं फर्स्ट पार्ट पे फोकस करता हूं। तो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करूं, तो जो पहला चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, वो यहां रखा गया एट डिस्टेंस ऑफ -8 सेंटीमीटर। दूसरा चार्ज है जो +4 माइक्रोकूलम है, वो इधर रखा गया एट डिस्टेंस ऑफ +8 सेंटीमीटर। और इसने कहा है कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पता लगाइए। ये तो आसान है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 -2 इंटू 4 10⁻⁻12 अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। तो 16 इंटू 10⁻⁻², 4 1s 4 4s, -2 डिवाइड बाय 4 -1/2, यानी -4.5 इंटू 10⁻⁻1, -10 हो रहा ना। तो -10 और ये +9, यानी कि ये हो जा रहा -0.45 जूल्स, -0.45 जूल्स ये हो रहा। चेक करना तो एक बार वैल्यूज सब बराबर डाली हुई क्या, पावर यावर ये सब कैलकुलेशन वो सब चेक करो एक बार। सही है ना? चलो, माइक्रो को -6 दो आ गया, -12 सेंटीमीटर करे बराबर, सही है। अब चलो आगे का खेल। आगे का खेल थोड़ा सा अलग है। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दिया है। उसने ये कहा है कि अब इमेजिन करिए कि इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है ना। मैं थोड़ा सा एक सीन इमेजिन करता हूं ऐसा कि ये मेरे पास स्पेस है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है पूरा का पूरा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है A/r² है। और मुझे कहा गया है कि इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं दो चार्जेस असेंबल करता हूं, यही दो चार्जेस को असेंबल करता हूं, तो ये वर्क डन कितना होगा वो पता लगाओ, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या वर्क डन कितना होगा पता लगाओ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए उस जगह का। कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग जानते हैं E = -dB/dr। तो dB = -E इंटू dr, है ना। और अगर सपोज करो मुझे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक लार्ज स्केल पे, तो dB का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, -A E इंटू dr का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डेल्टा V = -E, और E क्या बेटा? A/r² इंटू dr। मान लो आपने चार्ज को इंफिनिटी से लाके वहां रखा है, इंफिनिटी टू r, तो मैं कहूंगा ओके, इन दिस प्रोसेस पोटेंशियल में डिफरेंस कितने का आएगा? 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होता है, तो माइनस साइन पहले से बैठा हुआ था, तो ये हो जाएगा A/r।
लिमिट्स आ जाएंगे इन्फिनिटी टू आर, तो v ऑफ आर माइनस v ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a ऑफ आर माइनस a अपॉन इन्फिनिटी। v ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो, और a अपॉन इन्फिनिटी भी होता है जीरो। तो v ऑफ r इज इक्वल्स टू क्या आया? v बाय r। अब जैसे कि इसने a की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, तो v ऑफ r अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 8 इंटू 10⁵ अपॉन r करना पड़ेगा। ये v ऑफ r की वैल्यू आ गई। अब पहला चार्ज तुमने कहां लाके रखे? -8 सेंटीमीटर पे। तो अगर मुझे ये पहले चार्ज का जगह -8 सेंटीमीटर है, तो वहां पर पोटेंशियल कितना रहेगा? -8 सेंटीमीटर है, मगर हमें सिर्फ डिस्टेंस देखना है यहां से लेकर यहां तक का, तो 8 सेंटीमीटर आएगा। तो मैं कहूंगा ठीक है, पहला चार्ज जो तुमने ला के रखे हैं, मैं उसको v1 या v ऑफ r1 बोल लेता हूं थोड़ी देर के लिए। 8 इंटू 10⁵ और r की वैल्यू है 8, ये हो जाएगा 10⁵ वोल्ट। अच्छा, v ऑफ r2 क्या है? दूसरा चार्ज कहां ला के रखे आपने? अगेन 8 पर ही है, मगर ये इस साइड में है। तो 8 इंटू 10⁵ अगेन अपॉन 8 दैट इक्वल्स टू 10⁵ वोल्ट। अब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की वजह से वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या चेंज इन पोटेंशियल, जो इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो है Q इंटू वी ऑफ R1 प्लस Q इंटू वी ऑफ R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये तो ऑलरेडी अपन कैलकुलेट करके बैठे हुए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। बाकी ये सब चीजें बस डालना है मुझको। तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, अब ये दोनों वैल्यू सेम आने वाली है, तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। चार्ज की वैल्यू कितनी है जो लेकर आ रहे हैं आप? अरे बाप, ये 2 चार्जेस लाके रख रहे हैं अपन यहाँ पे। हाँ, तो पहले -2 लाएंगे, बाद में 4 लाएंगे, तो अलग अलग आ रही वैल्यूज। ये Q1 और ये Q2 करना पड़ेगा, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ प्लस हाँ माइक्रो कूलम है ना, इंटू 10⁻⁻6 प्लस बाद में कौन सा चार्ज आ रहा? 4 माइक्रो कूलम। तो 4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय उधर की जगह का पोटेंशियल 10⁵ प्लस ये वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं 0.45 जूल। देखिए ये बनेगा -0.2, ये बनेगा -0.2 और वो बनेगा +0.4 प्लस 0.45 जूल। ये हो जाएगा 0.2, यानी ये कुल मिला के हो जाएगा 0.65 जूल। 0.65 जूल, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो देखो भैया, ये भी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब नीट में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है वो एक तरह से। देख लो।